ठीक है। पिछली बार मैं बता रहा था कि स्टाफ जो हमारा लेवलिंग स्टाफ है उसकी रीडिंग कैसे पढ़ेंगे। तो इस बार मैं तुम्हें बताता हूँ कि लेवलिंग के स्टाफ की रीडिंग कैसे पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे यहाँ पे तुम्हें लेवलिंग स्टाफ दिख रहा है, लगभग ये 4 मीटर का होता है। एक एक मीटर का एक स्लाइड होता है और दूसरा उसके अंदर ये हॉलो एल्युमिनियम का बना होता है, ताकि ये जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम इसको एंटीना की तरह और लंबा करके निकाल सको। ठीक है, तो ये जनरली 4 मीटर का होता है। जैसे तुम्हें यहाँ पे ये रीडिंग दिख रही है, तो ये फर्स्ट जीरो से नीचे से स्टार्ट होती है रीडिंग, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, इस तरह से होती है। इसके आगे जाओगे तो 2, 3, देन 4। तो अब इसकी बेसिकली रीडिंग कैसे पढ़ते हैं, तो इसका लीस्ट काउंट जो होता है 5 mm होता है। लीस्ट काउंट कहना 5 mm का मतलब क्या है कि जो ब्लैक कलर का जो पेंटेड पार्ट है, तो जो इसका पेंटेड की जो थिकनेस है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है इमेज, लेकिन समझने की कोशिश करना। ये जो ब्लैक पार्ट का ये जो पेंटेड पार्ट है, इसकी जो विड्थ है वो 5 mm होती है। तो देखो अब इसकी रीडिंग कैसे पढ़ेंगे। जैसे सपोज करो कि तुम्हें जब क्रॉस हेयर्स जब तुम देख रहे हो अपने डंपी लेवल या किसी ऑटो लेवल से, तो जो उसकी क्रॉस हेयर्स की मिडिल वाली लाइन है वो इसके अपर वाली लाइन पे, ठीक है, ये जो जैसे 1.6 है तो 1.6 की मान लो 1 2 यहाँ पे कहीं अपर वाली लाइन पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो अब वो रीडिंग कितनी होगी। देखो, इधर 1 मीटर है तो ये तो हो गया 1 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये 6 है तो 1.6। अब तुम देखो ये 1.6 है, ये 1.7 है, ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, दैट इज 1.600। यहाँ पे इसको भी बोल सकते हैं 1.700। अब इसके बीच में लाइनें काउंट करने की कोशिश करो कि कितनी लाइनें हैं। तो तुम देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 लाइनें हैं। यानी बीच में कितने इंटरवल हो गए, अगर मैं बात करूं इन लाइनों के अपर पार्ट की। ठीक है, अब देखो ये इस लाइन की थिकनेस भी 5 mm है। तो अगर तुम देखो तो ये जो व्हाइट वाला गैप है, ये व्हाइट वाला गैप हुआ 5 mm का, और ये ब्लैक वाला पेंटेड पार्ट हुआ 5 mm का। तो 5 5 mm कितना हो गया, 10 mm। यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ की, तो ये कितना हो गया, 1.610। इसकी बात करूँ इसके दूसरे अपर वाले लाइन की, तो 1.620। इसी तरह करते हुए आएंगे तो यहाँ अपर वाले पार्ट की क्या बात होगी, 1.690। ठीक है, और यहाँ पे 1.700। ये चीज समझ में आई। अब जरूरी तो नहीं कि इसके अपर वाली लाइन पे, अगर इसके लोअर वाली लाइन पे मिलती हुई दिखाई दे रही है तो क्या होगी रीडिंग। जैसे मान लो यहाँ पे जहाँ ये हाथ दिखाई दे रहा है ना, इसके लोअर वाली रीडिंग पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो कितनी रीडिंग होगी, तो हो गया 1.600। तो यहाँ पे है ये जो व्हाइट पेंटेड का गैप है, या फिर इसका लोअर पार्ट अगर कह लो, तो ये कितना हो गया, 5 mm ना। और यहाँ पे अगर ये अपर पार्ट पे होता तो ये कितना होता, 1.610। लेकिन ये नीचे है, 5 mm का है, तो कितना हो जाएगा, 1.605। ये इसकी रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रीडिंग पढ़ते हैं। यानी अगर हम जब भी बात करें लेवलिंग स्टाफ के रीडिंग की, तो रीडिंग हमेशा कैसे होगी, 1.610 या 1.605। ठीक है, यानी यहाँ हो गया 1.605, 1.610, फिर 1.615, देन 1.620। इस तरह से इसकी रीडिंग होगी। यानी इसका लीस्ट काउंट कितना है, 5 mm, और रीडिंग इसी तरह से होगी। जैसे अगर तुमको मैं बोलूँ कि 1.623, तो ये एक गलत रीडिंग है। इस तरह की रीडिंग हम ये अपने लेवलिंग स्टाफ से नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कितना है, 5 mm। अगर हम एक दूसरी इमेज की बात करें तो उसमें तुम्हें दिखाई देगा, देखो इस तरह से स्टार्ट होता है। यहाँ नीचे 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन तो ये 1 मीटर का, देन उसके बाद 2 3 4, ये 4 मीटर का टोटल जो है लेवलिंग स्टाफ है। इसके पीछे भी रीडिंग दी हुई होती है।
तो ये थोड़ा ज़ूम में रीडिंग होती है, और यहाँ पे जैसे हमें अगर फोकसिंग में और माइनर रीडिंग चाहिए हो, तो हम बिल्कुल, जैसे क्या होता है जब बैक साइड की रीडिंग ले रहे होते हैं, तो बैक साइड की रीडिंग लेते वक़्त जो टेलीस्कोप का फोकसिंग है, इस पे ये इतना पास होने की वजह से फोकस नहीं कर पाता, तो हम इसके पीछे भी रीडिंग, देखो अगर ज़ूम करो तो यहाँ पे भी ये ब्लर हो रही है इमेज, लेकिन ये रीडिंग लिखी हुई है, तो बैक साइड की रीडिंग के लिए हम इसका भी यूज़ करते हैं। ठीक है? अब जैसे मान लो इसकी तुम्हें रीडिंग, अब देखो ये चीज़ ध्यान रखना कि रीडिंग जो है नीचे से शुरू हो रही है, तो जभी भी स्टाफ की रीडिंग ज़्यादा आएगी, जैसे अगर मैं मान लो कहूँ कि कहीं गड्ढा है, तो स्टाफ की रीडिंग जहाँ पे भी ज़्यादा आएगी, मतलब वहाँ पे गड्ढा है। स्टाफ की रीडिंग कम आएगी तो वहाँ पे हिल है, ऊँचा है। क्यों? क्योंकि देखो स्टाफ जितना ही अंदर जाएगा, मान लो तुमको रीडिंग मिल रही है 1.1, तो ये यहाँ पे आ रही है रीडिंग, यानी इतना नीचे स्टाफ है। अगर तुमको रीडिंग आई 0.9, मतलब ये ऊपर उठा हुआ है, ये कब उठा हुआ होगा? 0.9 कब रीडिंग आएगी? जबकि ये नीचे हम्प हो, तभी तो ये ऊपर होगा। तो स्टाफ की रीडिंग जितनी कम, मतलब वहाँ पे सॉइल उतनी ऊपर है। स्टाफ की रीडिंग जितनी ज़्यादा, उतनी रीडिंग, उतना जो है तुम्हारा डिप्रेशन है। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ेंगे। जैसे अब देखो, बात करो यहाँ पे, इसको जूम करते हैं, थोड़ी सी ब्लर हो रही है। जैसे मान लो यहाँ पे कहीं रीडिंग है, तो ये कितनी होगी? होगी 0.5, तो हो गया। अब इनके बीच में 10 लाइनें हैं, मान लो ये 2 लाइनों के बाद एकदम अपर वाले पार्ट पर यहाँ पर लाइन तुमको क्रॉस हेयर्स की मिलती हुई दिखाई दे रही होगी, तो कितनी रीडिंग हो जाएगी? 0.5। अब ये एक दो दो लाइनें हुई ना, तो एक लाइन का मतलब क्या हुआ? देखो ये 0.1, 0.500 है, यहाँ पे 0.600 है। तो अगर 5-5 mm की बात करें, तो ये एक वाइट और एक ब्लैक मिला के 10 mm होता है, यानी कि ये हो गया 0.51, यहाँ पे 510। ठीक, अगर इसके ऊपर वाली रीडिंग की बात करते हैं या इसके लोअर में था, तो ये होता है 0.505। आज जो है ये नोट से पढ़ रहे थे हम लोग। तो देखो ये सारी चीजें पढ़ चुके थे। अब देखो ये बात करते हैं यहाँ पे कि देखो इस फिगर से मेनली समझने की कोशिश करते हैं कि लेवलिंग कैसे करते हैं। तो मैंने बेंचमार्क बताया था, तो जैसे मान लो बेंचमार्क में यहाँ हमने कोई आरएल मान लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया, पहले किसी जगह पे। इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद सबसे पहली जो रीडिंग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैक साइड की रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ हमने ऐसे स्टाफ रखा, और मान लो कोई बैक साइड की रीडिंग आ गई, जैसे मान लो 1.55 बैक साइड की रीडिंग, और हमने ये टीबीएम, टेम्पररी बेंचमार्क जो है 100 माना था। तो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो गया भाई? 100 माना था है टेम्पररी बेंचमार्क, यानी हमने इमेजिन किया था कि इस पत्थर से 100 मीटर जस्ट नीचे कहीं पानी भरा हुआ है। ठीक है, ऐसा हमने इमेजिन किया था ना। तो ये 100 मीटर नीचे मान लो, और पानी भरा हुआ सरफेस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पानी भरा हुआ सरफेस एक लेवल इक्वल सरफेस होगा, जो कि यहाँ पे भले ही आगे एंडुलेशन मिला हो, लेकिन वो पानी भरा हुआ सरफेस इक्वल होगा। तो अगर उसके रेफरेंस पे हम इन सभी पॉइंट का डिप्रेशन या निकालेंगे कि ग्रेडियंट कितना है, तो वो ज़्यादा एग्जैक्टली राइट होगा। तो यहाँ पे ये हो गया, मान लो जस्ट इसके नीचे अगर बात करें, ऐसे हमने माना कि यहाँ पे, यहाँ से कहीं 100 मीटर नीचे,
इससे जस्ट 100 मीटर नीचे कहीं पानी भरा हुआ है और ये हमने माना 1.5। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हुआ? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहाँ से? ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है उस भरे हुए पानी सरफेस से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो जाएगा? मान लो ये कहीं सपोज करो 100 हमने मान लिया, ये हमने यहाँ पे जब स्टाफ की रीडिंग ली तो ये आया 1.5 मान लो। तो ये टोटल कितना हो गया? 101.5। ये हो गई हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी बैक साइड की रीडिंग प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है तुम्हारा जो, सॉरी, बैक साइड की रीडिंग प्लस आरएल, यानी बेंचमार्क का आरएल जो होता है वो होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग। अब इससे जो आगे रीडिंग लेंगे, तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे पहली रीडिंग ली S2 जो लिख रहा है, यहाँ पे कहीं स्टाफ रखा और रीडिंग आई। तो जैसे मान लो यहाँ पे रीडिंग आई हमारी 2.6, ये स्टाफ की रीडिंग यहाँ पर हमने जब हमने यहाँ से देखा तो हमको दिखाई दिया। तो ये बोला है कि इस पॉइंट का आरएल, इस पॉइंट का आरएल कितना होगा? तो देखो यहाँ इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट की बात करें, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो नीचे कहीं पानी भरा हुआ है उससे कितनी है? 101.5, राइट। 101.5 ये इसकी हाइट हो गई। अगर उस पॉइंट का हमें आरएल निकालना हुआ तो जो रीडिंग है उसमें से माइनस कर दो जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, यानी 101.5 माइनस 2.6 यानी 98.9, यानी H2 पॉइंट का आरएल कितना हो गया? 98.9। इसी तरह जैसे मान लो यहाँ नेक्स्ट रीडिंग ये S3 कोई नेक्स्ट रीडिंग का पॉइंट है, तो यहाँ की हमें अगर रीडिंग निकालनी है, आरएल निकालना है, तो फिर से यहाँ पे स्टेशन रखे। जैसे मान लो यहाँ पे इसकी रीडिंग आई 1.9, ठीक। अब हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है? 101.5। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहाँ से? जो नीचे इमेजिनरी एक भरा हुआ पानी का सरफेस है वहां से, क्योंकि वहीं से उसी को रेफरेंस मानते हुए हर एक पॉइंट का हम हाइट निकाल लेना। लेवलिंग क्या है? हर एक पॉइंट की हाइट निकालना विथ रेफरेंस टू सम नोन पॉइंट, यही तो लेवलिंग था। तो देखो यहाँ पे 101.5 में से 1.9 माइनस कर दोगे तो इस पॉइंट का आरएल निकल जाएगा। इसी तरह S4 पॉइंट का भी आरएल निकल जाएगा। अब बात करते हैं कि जब तुमने यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखा था तो सपोज करो कि S5 के बाद, S5 की जो तुमने रीडिंग ली, S5 के बाद तुम्हें यहाँ से S6 वाला पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो तुम्हें अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो जो ये इंस्ट्रूमेंट से इसकी सबसे आखिरी रीडिंग ले पाए हो, इस इंस्ट्रूमेंट के लिए वो 4 साइड की रीडिंग हो जाएगी, लास्ट रीडिंग। तो इसमें करना क्या है? देखो लास्ट रीडिंग में जैसे मान लो सपोज करो कि यहाँ पे जो तुमने रीडिंग ली, यहाँ की रीडिंग मान लो तुम्हारी आई 0.5, यहाँ पे थोड़ा ऊंचा दिख रहा है। तो अब इस पॉइंट जहां मैंने ये रेड मार्क बनाया है इसकी रीडिंग कितनी हो गई? यानी इस पॉइंट का आरएल कितना हो गया भाई? 101.5 माइनस 0.5 कर दोगे तो 101। मान लिया हमने यहाँ का, जहां मैंने रेड मार्क बनाया है ना, जहाँ 1 लिखा हुआ है, इसका हमको आरएल लग गया 101 है। अब हमने इंस्ट्रूमेंट उठाए और यहाँ पे कोई एरो या पैग लगा देंगे, स्टाफ यहाँ से नहीं चेंज करेंगे, स्टाफ वहीं रखे रहेंगे। इंस्ट्रूमेंट उठाएंगे और जाके नई जगह पे एक इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया हमने, ठीक। अब देखो यहाँ की हमें आरएल 101 पता है, हमने वहीं पे स्टाफ रखेंगे तो हमें पहली रीडिंग कौन सी हो जाएगी इन इंस्ट्रूमेंट के लिए? बैक साइड की रीडिंग। जैसे मान लो वो सपोज हुआ 1.2 आई, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो गया? ये तो 101 हमको पता है। आरएल प्लस बैक साइड की रीडिंग यानी 101 प्लस 1.2 कितना हो गया? 102.2। ये हो गया हमारे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग। कहाँ से? वही इमेजिनरी भरे हुए पानी के सरफेस से। तो देखो यहाँ हमने बेंचमार्क से एक 100 लेके इमेजिनरी आरएल स्टार्ट किया था, यहाँ पर हमको आरएल पता है, फिर से ऐसे रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, फिर नई रीडिंग लेंगे, फिर जहाँ पे भी हमें चेंज करना होगा वहाँ लास्ट पॉइंट पे दोबारा लेंगे। एक बार जो इंस्ट्रूमेंट की लास्ट रीडिंग है वो 4 सेट हो जाएगा और नया इंस्ट्रूमेंट रखा वहीं पे उसी पॉइंट के लिए जो लेंगे उसके एज को बेस पॉइंट बैक साइड हो जाएगा, और जिस पॉइंट पे हम चेंज करेंगे उसको बोलेंगे चेंज पॉइंट।
तो बेसिकली ये लेवलिंग के हमारे पास दो मेथड होते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और राइज एंड फॉल मेथड। तो लेवलिंग हम बात करें तो लेवलिंग क्या है, लेवलिंग क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के एलिवेशन निकालना, उसका क्या यूज था ये हमें पढ़ना है। इसमें जो रिलेटेड टर्म्स थे, मीन सी लेवल क्या होता है, लेवल सरफेस क्या होता है, लेवल लाइन क्या होता है, लाइन ऑफ फॉर्मेशन, हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होता है, ये सारी चीजें, हॉरिजॉन्टल लाइन, डेटम सरफेस, लाइन ऑफ साइड, आर है बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, चेंज पॉइंट, इन सारी चीजों को हम जान गए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। बेंचमार्क भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि बेंचमार्क क्या होता है और चार तरह के ये बेंचमार्क कैसे एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे तो उसको मैंने इमेज दिखा दी था, डंपी लेवल कैसा होता है, वाई लेवल कैसा होता है ना, ऑटो लेवल क्या होता है, इनके बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ये भी तुमको लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। अब हम इस बार सीधे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और राइज एंड फॉल मेथड में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं सीधे वो देखेंगे। और इसके पहले एक टेम्पररी और परमानेंट एडजस्टमेंट क्या चीज़ें होती हैं इंस्ट्रूमेंट की, वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो ये रीडिंग कैसे पढ़ते हैं ये मैंने बता दिया। इस तरह का स्टाफ होगा हमारे पास और इसकी रीडिंग की लीस्ट काउंट क्या होता है, 5 mm। अब देखो एडजस्टमेंट ऑफ लेवल की बात करें, एडजस्टमेंट ऑफ लेवल मतलब ये ऑटो लेवल, डंपी लेवल इसकी बात कर रहा है। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट लेंगे उसमें दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, टेम्पररी एडजस्टमेंट और परमानेंट एडजस्टमेंट। तो देखो टेम्पररी एडजस्टमेंट में क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको रीड कर लो ताकि समझ में आ जाए। जो इंस्ट्रूमेंट को पहले सेट करा जाता है ना, वही टेम्पररी एडजस्टमेंट होता है। देखो इसमें तीन चीजें लिखी हुई हैं। टेम्पररी एडजस्टमेंट की बात करें तो देखो इसमें तीन चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को सेट करना, दिस प्रोसेस डिपेंड अपॉन द टाइप and the extent of service. So from instrument station, all staff stations are clearly visible, approximately leveling। तो देखो सबसे पहले ये बोला है कि इंस्ट्रूमेंट को तुम वहां पे सेट करो जहां से ज्यादा स्टाफ की रीडिंग तुम ले सको, क्योंकि जितनी बार भी तुम्हें इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ेगा तुम्हारे लिए एक हेक्टिक काम है कि फिर से इंस्ट्रूमेंट के सारे ट्राइपॉड और सारे तुम्हारे अपना इंस्ट्रूमेंट को नई जगह सेट करोगे, फिर से उसको लेवल करोगे और फिर से वो चेंज पॉइंट पे बार बार साइड फोर साइड रीडिंग लोगे। तो सबसे पहले तो ये देखो कि जहाँ पे भी तुम्हें इंस्ट्रूमेंट सेट करना है वहाँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें पॉइंट्स कवर हो सके, तो वहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे। ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेट लेवलिंग इज डन बाय लेग एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले जो हम ट्राईपॉड है हमारा, ट्राईपॉड को ही जो उसके चारों लेग हैं, देखो ट्राईपॉड को यूज करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले ट्राईपॉड को जितनी तुम्हारी हाइट है अपने चेस्ट तक, उसका अपर पॉइंट अपने चेस्ट तक ले लो और उसके जो नीचे लेग्स हैं वो सारे लेग्स को लूज करके पहले इक्वली खोल दो और फिर देन टाइट कर दो। फिर उसके बाद क्या करो, किसी एक लेग को आगे बढ़ा के ट्राइपॉड को खड़ा कर दो और एक अप्रोक्सीमेट लेग को एडजस्ट कर दो कि वो तुम्हें ट्राइपॉड दिखने से भी टेढ़ा मेढ़ा ना दिखे, बिल्कुल लगे कि हाँ उस पे लेवल जो सरफेस है तीनों पैर इक्वली डिस्टेंस पे खुले हैं। तो इसी को बोलते हैं अप्रोक्सीमेट लेवलिंग। तो अप्रोक्सीमेटली इज डन बाय लेग एडजस्टमेंट, मतलब उनके तीनों पैर है ना ट्राइपॉड के, उसको आगे पीछे करके दाएं बाएं करके थोड़ा सा उसको एडजस्ट करके लेवल करने की कोशिश करेंगे। सो ट्राइपॉड legs are placed equal and distance from each other for firmly level ground on a surface। ठीक है, देन फिक्सिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन अ ट्राइपॉड। फिर उसके बाद हमारा जो ऑटो लेवल, वाई लेवल या जो भी डंपी लेवल है, हम उसको इंस्ट्रूमेंट में नीचे हुक से टाइट करेंगे और उसमें जो बबल ट्यूब है, बबल ट्यूब के हिसाब से जो हमारे लेवलिंग स्क्रू होते हैं, देखो इस तरह से ट्राइपॉड में ना हमारे इस तरह से तीन लेवलिंग स्क्रू होंगे। तो इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाओगे तो वो बबल ट्यूब
दाएँ या बाएँ आएगा और हमें चाहिए कि वो बबल ट्यूब बिल्कुल बीच में आ जाए। बबल ट्यूब बीच में आने का मतलब क्या है कि अब ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सीधा है, लेवल है ना? अगर बबल ट्यूब अ, दाएँ या बाएँ है, इसको रिपीट दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। देखो ये है। अब ये बबल ट्यूब ना बिल्कुल इस तरह से बीच में होना चाहिए। अगर ये बबल ट्यूब इधर की ओर है, इसका मतलब अगर ये बबल मतलब हवा, हवा ये इधर की ओर है, इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट इधर से उठा हुआ है, राइट साइड से ये उठा हुआ है। सॉरी, राइट साइड से झुका हुआ है। जब ये राइट साइड से झुका हुआ होगा तभी तो ये बबल इधर की ओर लेफ्ट साइड की ओर आ जाएगा। या अगर ये लेफ्ट साइड में आया तो ये लेफ्ट साइड से उठा हुआ है, राइट साइड में आया तो राइट साइड से उठा हुआ है, तो इसको हमें सेंटर पे लाना होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बबल ट्यूब को सेंटर में लाना। तो इस तरह से हम अपने इंस्ट्रूमेंट को लेवल करेंगे। देखो इसमें भी टेम्पररी एडजस्टमेंट की बात वही बता रहा है कि सबसे पहले क्या करेंगे, लेवलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रू। जो हमारे ये इस तरह से देखो, यहाँ ये 3 फुट स्क्रू दिए हुए हैं ना। देखो ट्राइपॉड को इस तरह से सेट कर दिया हमने, उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया और फुट स्क्रू की मदद से, फुट स्क्रू में जब इसको हम घुमाते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इसको लेवल पे लेके आएंगे। Leveling is done with the help of foot screw. The purpose of leveling is to make vertical axis truly vertical. It is done with the help of foot screw. ठीक, तो इस तरह से हम टेम्पोररी एडजस्टमेंट कर देंगे कि हमारा जो बबल ट्यूब का एक्सिस है वो बिल्कुल पैरेलल हो हमारे टेलीस्कोप के एक्सिस से। ऐसा ना हो कि इंस्ट्रूमेंट टेढ़ा मेढ़ा हमने सेट किया हुआ है। ठीक, तो टेम्पररी एडजस्टमेंट में बात करें क्या-क्या आता है, तो फोकसिंग ऑफ आई पीस। तो सबसे पहले क्या करोगे, कोई एक व्हाइट पेपर ले लोगे और व्हाइट पेपर को तुम्हारा जो आई पीस के आगे ऑब्जेक्ट क्लास है वहाँ पे रख के तुम्हारे आई पीस के आगे जो फोकसिंग रोटेशन वाला होता है ना, फोकसिंग स्क्रू को घुमा करके क्रॉस हेयर्स देखोगे कि उस कागज पर तुम्हें क्रॉस हेयर्स बिल्कुल क्लियरली दिख रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले तुम वो फोकसिंग कर लोगे आई पीस को। टू फोकस द आई पीस, होल्ड अ व्हाइट पेपर इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास एंड मूव द आई पीस इन और आउट। मतलब जैसे ज़ूम इन ज़ूम आउट करते हैं ना, तो ज़ूम इन ज़ूम आउट इस तरह से करके आगे आई पीस के आगे टिल द क्रॉस हेयर आर डिस्टिंक्टली सीन, फोकसिंग कर लेंगे। देन क्या करेंगे, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। देखो डायरेक्ट द टेलीस्कोप टू द लेवलिंग स्टाफ। जहाँ पे भी कोई दूसरा लड़का लेवलिंग स्टाफ लेके खड़ा रहेगा तो हम फिर से अपने ऑब्जेक्ट क्लास को फोकसिंग करेंगे। देखो ये चीज़ समझो, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ गया इंस्ट्रूमेंट। देखो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये एक घुमाने वाली चीज़ दिख रही है यहाँ पे। तो एक होता है तुम्हारा फोकसिंग स्क्रू, जिससे क्रॉस हेयर्स ब्लर होंगे या फिर क्लियर होगा। ठीक है, और दूसरा होता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट ग्लास वाला स्क्रू, ऑब्जेक्ट लेंस वाला, जिससे जहाँ तुम आगे फोकस करके स्टाफ को देख रहे हो तो वो क्लियर दिखाई देगा या नहीं, वो 2 स्क्रूज होते हैं। ठीक है। तो बोल रहा है डायरेक्ट द टेलीस्कोप टू द लेवलिंग स्टाफ एंड ऑन लुकिंग थ्रू द टेलीस्कोप टर्न द फोकसिंग स्क्रू टिल द इमेज अपीयर्स क्लियर एंड शार्प। ठीक है, जो हमारी रीडिंग हमको लेनी है लेवलिंग स्टाफ पे, और जब तक बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देगी हम वो रीडिंग कैसे लेंगे। और उस स्टाफ पे हमारा क्रॉस हेयर्स की लाइन उस पे दिखे कि कहाँ पर मिल रही है।
तो क्रॉस हेयर्स भी हमको बिल्कुल दिखना चाहिए और वो लेवलिंग स्टाफ बिल्कुल क्लियर होके दिखना चाहिए, तभी हम उसकी रीडिंग ले पाएँगे अप टू द लीस्ट 5 mm पॉइंट। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये फोकसिंग नॉब है, ठीक है? और यहाँ पे देखो इस फोकसिंग नॉब से ये मैग्नीफाइंग कितना कर सकता है उस पे है। देखो ये देखो 3 ये जो फुट स्क्रू दिख रहे हैं ना, यही है लेवलिंग स्क्रू। इसको जब तुम घुमाओगे तो ये ऊपर नीचे होगा, जैसे कि देखो। और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सर्कल से तुम सीधे इसको फिक्स करोगे अपने ट्राइपॉड पे। और यहाँ पे भी एक स्क्रू है जो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, वो देखो क्रॉस हेयर्स एडजस्टमेंट रिंग है, ठीक। फिर देखो परमानेंट एडजस्टमेंट और ये कॉलिमिनेशन वाले न्यूमेरिकल हम करेंगे सबसे पहले। उससे पहले हम जो हमारा मेन फोकस है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और या राइज एंड फॉल मेथड से कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, हम सीधे उसको देखें और इसके बाद इस पर आएंगे वापस से, ठीक। कौन कौन से मेथड हैं लेवलिंग के, चलो पहले ये पढ़ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो मेथड ऑफ लेवलिंग में जो हमारी लेवलिंग है, सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग या उसी को फ्लाई लेवलिंग बोलते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। हम इसको समझ लेते हैं। देखो सिंपल लेवलिंग कहने का मतलब कि तुमने सिर्फ एक जगह पे इंस्ट्रूमेंट्स किया और उससे तुम्हें सारी रीडिंग दिखाई दे रही है, तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और तुमने वहीं से सारे पॉइंट आरएल निकाल लिए, वो होता है सिंपल लेवलिंग। Operation of leveling for determining the difference in elevation if the difference is not too large, मतलब वो बड़ा एरिया नहीं है, किसी एक ही जगह पे इंस्ट्रूमेंट सेट किए किसी दो ही पॉइंट के बीच में, एंड देयरफॉर विजिबल सिंगल पोजीशन, एक जगह इंस्ट्रूमेंट सेट किया और इससे सारा लेवल निकाल दिया, तो ये हो जाएगा। और हम बात डिफरेंशियल लेवलिंग बोलते हैं, अगर तुम्हें बार आगे जैसे चेंज करना है एक ही पॉइंट से, तुम सारे रिंग्स को नहीं पा रहे हो, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग। तो जल्दी हम करते हैं कौन सा, डिफरेंशियल लेवलिंग ही करते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल लेवलिंग और फाइल एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फाइल लेवलिंग कहने का मतलब होता है अगर कम एक्यूरेसी से काम करें, है ना, और बार हर एक पॉइंट हो सकता है कि इसके बीच में हम कई बार बीच स्टाफ रख के रीडिंग ले सकते हैं इंटरमीडिएट, लेकिन क्या करें इससे मैक्सिमम इतनी दूरी तक इंस्ट्रूमेंट रेंज जितनी है, मैक्सिमम दूरी तक हमको दिखाई दे सकता है, सीधे हम वहीं पे अपना staff ले और फिर नेक्स्ट तुरंत इंस्ट्रूमेंट चेंज करें साइड, इस तक दिखाई जैसे बोले इस फ्लाई लेवलिंग करते हैं, ये रिपीटेड बिहेवियर मैं करता हूँ। रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है, लेवलिंग जैसे अ, बीच में ऐसा होता है जिसके बीच में हम लेवलिंग, कोई नदी, तो क्या करेंगे हम, मान लो नदी के एक तरफ के किनारे, जैसे मान लो गंगा, तो गंगा नदी के एक किनारे पे हमने इंस्ट्रूमेंट रखा और दूसरी तरफ नदी पार करके किसी को भेज दिया, स्टाफ लेके खड़ा हो गया वो, और तुमने एक रीडिंग ले ली, और उसको ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए फिर तुमने क्या किया, इस बार स्टाफ को इस पार कर दो जहां पे तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट था, और तुम उस पार चले जाओ और फिर से वही सेम रीडिंग ले लो और दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लो, तो और उसका एवरेज ले लो, तो इससे क्या है, ज्यादा एक्यूरेसी हो जाती है। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो reciprocal leveling is done when the level is not possible to set up between two points on the opposite bank of river or lake, ठीक। in reciprocal leveling observation from the both banks of river और valley are taken, ठीक है, यही मैंने बताया। देखो जैसे मान लो ये बीच में नदी आ गई, सबसे पहले यहाँ इंस्ट्रूमेंट सेट किया और यहाँ की कोई रीडिंग, जहाँ पे कोई पॉइंट है वहाँ की रीडिंग तुमने ले ली, फिर इधर गए इंस्ट्रूमेंट सेट किया और इधर स्टाफ लेके खड़ा हुआ और इसकी रीडिंग ले ली और इसका एवरेज जो तुमने निकाल लिया, उससे तुम्हें पता लग गया कि कितनी इसकी रीडिंग है। ये
अभी हम कॉलिमिनेशन वाले न्यूमेरिकल हैं उसके लिए भी बहुत यूज़ करेंगे। प्रोफाइल लेवलिंग क्या होता है? इसी को एल सेक्शन भी बोलते हैं। तो जैसे मान लो कोई रोड है, तो रोड का हमने सेंटर लाइन ले लिया और सेंटर लाइन पे अलग-अलग जगह इंटरवल पे हमने इंटरवल मान लिया कि हर 15-15 मीटर पे या हर 10-10 मीटर पे हम अपना स्टाफ रख देंगे। तो हर तुमने 10-10 जो भी अपना इंटरवल लिया है, उस इंटरवल पे तुम अपना स्टाफ रखते गए और रीडिंग लेते चले गए और उसको तुमने ग्राफिकली इस तरह से प्लॉट कर दिया। तो अगर तुम इस तरह से देख पा रहे हो तो तुम्हें यह समझ में आ रहा होगा कि अगर हम अ, ये 0 से मान लो आगे 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर इस तरह से अगर हमने रीडिंग ली हुई है, तो इस तरह से उसका आरएल जो है वो ऊपर-नीचे होगा। पीपीटी में ज़्यादा क्लियर होगा ये, पीपीटी में बताऊँगा। चलो ठीक है, सीधे पीपीटी पे आ जाते हैं। हुँ, देखो हम क्या पढ़ रहे थे? क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग। तो सबसे पहला है सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग और फ्लाई लेवलिंग। देखो यहाँ पे डिफरेंशियल लेवलिंग और फ्लाई लेवलिंग दोनों को अलग-अलग करके लिखा हुआ है क्योंकि दोनों थोड़ा डिफरेंट हैं। फ्लाई लेवलिंग जब हमें कम एक्यूरेसी चाहिए होता है तब हम उसको फ्लाई लेवलिंग बोलते हैं। ठीक है? चेक लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग, प्रिसाइज लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग और बैरोमेट्रिक लेवलिंग। अगर हम इसमें बात करें कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो कौन-कौन से हैं, वो है सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, ठीक है? और रेसिप्रोकल लेवलिंग। यही वर्ड तुम्हें ज़्यादा तुम्हें सुनाई देंगे, ज़्यादा यूज़ होते हैं फ्रीक्वेंटली। सिंपल, डिफरेंशियल, फ्लाई, प्रोफाइल एंड रेसिप्रोकल और बाकी सब भी पार्ट हैं लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं होते वो। देखो सबसे पहले सिंपल लेवलिंग से स्टार्ट करें तो सिंपल लेवलिंग कहने का मतलब कि इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड यूज्ड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड द डिफरेंस इन द एलिवेशन बिटवीन ओनली 2 पॉइंट्स कि हमें इस पॉइंट का कहीं आरएल पता है और हमें बोला है किसी दूसरे पॉइंट का आरएल निकालो तो हम ठीक है तो हम करेंगे जैसे यहाँ पे हमने अपना नाम रखा और यहाँ पे हम देंगे तो ये सबसे सिंपलेस्ट लिंक हो गया किसी एक पॉइंट का रिंग निकालना विथ रिस्पेक्ट टू अनदर नोन पॉइंट इट इज सिंपल लेवलिंग। नेक्स्ट की बात करें डिफरेंशियल लेवलिंग की तो देखो इस इमेज से दिख रहा है कि हमने कहीं जितना बेंचमार्क है उससे इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट सेट किया और ऐसे रीडिंग लेते गए फिर जहाँ ही दिखाई दे रहा है इंस्ट्रूमेंट को नई जगह सेट किया लेते गए। हमारा होता है जैसे मान लो किसी पहाड़ पे ऐसा एलिवेशन है इस तरह से तुम इंस्ट्रूमेंट सेट करते चले जा रहे हो एक फ्लैट सरफेस नहीं है बल्कि इस तरह का इस अर्थ सरफेस है तो तुम रीडिंग लेते चले जा रहे हो ये तुम्हारा कौन सा होगा डिफरेंशियल लेवलिंग। और इसी डिफरेंशियल लेवलिंग में अगर तुम्हें जल्दी जल्दी करना हो जैसे अभी हो सकता है यहाँ पे तुमने स्टाफ रखा तो तुमने एक रीडिंग यहाँ ली ना इसमें वैसे मान लो यहाँ पे एक रीडिंग यहाँ ली एक रीडिंग यहाँ ली कई रीडिंग ली तुमने लेकिन अगर तुम्हें ये बहुत जल्दी जल्दी कवर करना है तो जैसे मान लो तुमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया तुमने देखा कि मैक्सिमम मुझे 200-300 मीटर तक तो स्टाफ की रीडिंग में पढ़ लूंगा दिखाई दे रहा है तो तुमने सीधे मैक्सिमम जगह पे 300 मीटर पे स्टाफ की रीडिंग ली और फिर तुमने यहाँ से बोला कि चलो इंस्ट्रूमेंट अपना उठाया और लेके आगे बढ़ गए और स्टाफ लेके खड़ा था वो वहीं खड़ा है। फिर तुमने नई जगह स्टाफ सेट किया तुमने उस जगह को वापस बैक साइड करके देखा और फिर जितना दे सकते थे तो इस तरह से जल्दी-जल्दी कवर करते हैं तो उसको फ्लाई लेवलिंग बोलते हैं और इसकी फ्लाई लेवलिंग हमारी जो है कम होगी। ये डिफरेंशियल लेवलिंग जो है इसी पे न्यूमेरिकल भी होता है यही सब समझो। देखो सबसे पहले हमने कहीं एक जगह पे इंस्ट्रूमेंट सेट किया है। यहीं पे इंस्ट्रूमेंट क्यों सेट किया? क्योंकि अभी-अभी हमने वहाँ पे पॉइंट पढ़ा कि सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को वहाँ सेट करना चाहिए जहाँ से हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर कर सकें ताकि हमें बार चेंज ना करना पड़े। क्योंकि हमारे लिए ये हेक्टिक काम है बार इंस्ट्रूमेंट चेंज करना और रीडिंग में बार-बार उसकी भी एक साइड एक रीडिंग लेंगे तो वो एक्स्ट्रा रीडिंग आएगी। इसके लिए हमें अगर हम फील्ड भी अपना भरेंगे डाटा बुक
तो उसके लिए भी प्रॉब्लम की, तो हमने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सेट कर दिया। बन जहाँ लिखा है वहाँ पे, तो हमने यहाँ पे कहीं मान लो RL माना था, डेटम लिखा है ना, हमने इसको RL मान लिया कि इसका 50 मीटर RL है, यानी ये जो पॉइंट है हमने मान लिया कि इसके 50 मीटर नीचे कहीं पानी भरा हुआ है जो कि एक इक्वल लेवल सरफेस होगा। अब हमने क्या किया, इसी पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ पर एक ईंट रखी हुई थी और इस ईंट को हमने मान लिया कि ये हमारा डेटम है या एक टीबीएम है, सपोज करो, टेम्पोररी बेंचमार्क है। अब उसी के जस्ट ऊपर हमने स्टाफ रख दिया। तो जब हमने यहाँ से स्टाफ की रीडिंग देखी तो हमको 2.554 रीडिंग मिल रही है। तो अब ये बताओ हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो गया। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा हो गया ये 50 मीटर प्लस 2.554, यानी 52.554 मीटर, दिस इज रीडिंग ऑफ योर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये 52.554, ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ये कहाँ से इसकी हाइट है, उस भरे हुए पानी से। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हो। तो बैक साइड की रीडिंग, यानी पहली जो रीडिंग थी बैक साइड की रीडिंग प्लस RL ही होता है HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक, फिर तुमने एक रीडिंग ले ली जो कि 1.786 थी, तो तुम्हें यहाँ से तुमने HI तो निकाल लिया है। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगर 1.786 माइनस कर दो तो इस पॉइंट, जहाँ ए पॉइंट है, ए के ग्राउंड का, जहाँ ये बेस दिख रहा है, टॉप नहीं है यहाँ पे, नहीं, ये क्रॉस करने वाला पॉइंट नहीं, जहाँ इसका बेस है जमीन पे, जमीन का वहाँ का RL निकल के आ जाएगा। इसी तरह बी का RL निकल जाएगा, सी का निकल जाएगा, डी का निकल जाएगा। अब तुम यहाँ से इसकी रीडिंग नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले पा रहे, मान लो तुमने स्टाफ यहाँ पे रखे, यहीं पे तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट था, यहाँ स्टाफ रखे, तो स्टाफ हमारा 4 ही मीटर का है, तो यहाँ पे तुम देख ही नहीं पा रहे हो, ज्यादा है यहाँ पे। तुम क्या करोगे, अब यहाँ से इंस्ट्रूमेंट उठाओगे और यहाँ रखोगे। लेकिन जो तुमने ये डी पॉइंट रीडिंग ली है, पहला लेवल पोजीशन 1 से जो तुमने डी पॉइंट की रीडिंग ली है, जहाँ स्टाफ लेके एक लड़का खड़ा हुआ है, उसकी जो रीडिंग तुमने लास्टली ली है, कितनी ली है, 3.589। तो जो 3.589 आया, उसको अगर HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में माइनस कर दोगे तो इस डी पॉइंट के जमीन पे डी पॉइंट का RL निकल के आ जाएगा, और स्टाफ लेके वो लड़का वहीं खड़ा रहेगा, वो नहीं हिलेगा। तुम अपना इंस्ट्रूमेंट डंपी लेवल के साथ लेके आओगे और आके खड़े होगे, वो वहीं का वहीं खड़ा है। ठीक है, और वापस से इंस्ट्रूमेंट सेट करोगे, एडजस्टमेंट करोगे, टेम्पररी लेवलिंग करोगे, परमानेंट एडजस्टमेंट करोगे, और फिर टेलीस्कोप से इस रीडिंग को यहाँ पे देखोगे। तो ये तुम्हारी रीडिंग आई मान लो 1.305। तो डी पॉइंट का ग्राउंड का तो RL तुमको पता है, मान लो वो सपोज करता हूँ मैं 99 है, और यहाँ पे ये आ रहा है 1.305। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो जाएगा, इस 99, मतलब ये भरे हुए पानी से कहीं 99 है ना, 99 प्लस 1.305, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा निकल करके आ जाएगा 100.305। और फिर अब यहाँ का हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता लग गया, तो अब इससे आगे वैसे ही रीडिंग देते रहेंगे, और जहाँ जहाँ चेंज करेंगे वहाँ पे इस तरह से चेंज पॉइंट लेते हुए आगे रीडिंग करते हुए चले जाएंगे। ये हमारा होता है डिफरेंशियल लेवलिंग, जो सबसे कॉमनली हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्योंकि किसी एक पॉइंट का लेवलिंग निकालना तो फीजिबल जल्दी होता नहीं है, हालांकि सिंपल लेवलिंग है तो उसको बोल दिया। अब जब यही बात करेंगे हम फ्लाई लेवल की, तो फ्लाई लेवल में इंटरमीडिएट साइड वाली रीडिंग हम लेंगे ही नहीं। जैसे मान लो यहाँ हमने इंस्ट्रूमेंट रखा, यहाँ से हमें मैक्सिमम यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हम ये 2.554 वाली रीडिंग लेंगे और सीधे ये रीडिंग लेंगे 3.589। ये सी रीडिंग, बी रीडिंग, ये लेंगे ही नहीं हम, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी काम निपटाना है। और जैसे हमने ये लेवल 2 रखा, हमको यहाँ से डी दिख रहा है, तो हम ये ई रीडिंग लेंगे ही नहीं, सीधे एफ ले लेंगे, इससे हमारा जल्दी जल्दी निकलेगा काम। तो इसमें क्या है, हमारा सिर्फ और सिर्फ या तो बैक साइड की रीडिंग ले रहे हैं, नहीं तो सीधे इसके आगे अंतिम रीडिंग ही ले रहे हैं ना, तो बैक साइड रीडिंग होगी या तो फोर साइड रीडिंग होगी, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग होगी ही नहीं। देखो यही वो लिखा हुआ है, फ्लाई लेवलिंग इज जस्ट लाइक डिफरेंशियल लेवलिंग कैरिड आउट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ लेवलिंग वर्क। इन फ्लाई लेवलिंग ओनली बैक साइड एंड फोर साइड रीडिंग आर टेकन। इस तरह से देखो, इंस्ट्रूमेंट सेट किया, सीधे इससे बैक साइड की एक रीडिंग ली, और जो सबसे ज़्यादा दूर तक जितना हम देख पा रहे हैं, एक फोर साइड की रीडिंग ली, फिर सीधे इंस्ट्रूमेंट चेंज, फिर इसकी बैक साइड की रीडिंग ली, इसकी फोर साइड की रीडिंग ली, सीधे इंस्ट्रूमेंट चेंज। तो देखो ये जो इस यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस है, ये हो सकता है 200, 300, 400 मीटर हो, और चाहे तो तुम इसके बीच में भी कई सारे रीडिंग्स ले सकते थे, लेकिन तुम्हें जल्दी जल्दी काम करना है, तो तुमने
सीधे लास्ट में जितना दूर तक देख पा रहे हो, सीधे-सीधे वहाँ-वहाँ वो पॉइंट ले रहे हो, तो ये तुम्हारा हो गया फ्लाई लेवलिंग। ठीक है, चेक लेवलिंग करते हैं। जो हम काम कर रहे हैं अपना, उसको चेक करने के लिए कि हमारी रीडिंग भी बीच में सही आ रही है कि नहीं, ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। प्रोफाइल लेवलिंग और एल सेक्शन बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली वर्ड है जो कि आगे तुम सुनोगे कि इसका एल सेक्शन निकाल के ड्रॉ कर दो या कुछ कर दो, उसी को प्रोफाइल लेवलिंग भी करते हैं। तो दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर टेकिंग लेवल्स अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ एनी अलाइनमेंट लाइक रोड। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा भगवान टॉकीज से फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग तक के रोड का सेंटर पॉइंट जो है, वहाँ पे तुमने कुछ अपने से 15-15 मीटर पे या 20-20 मीटर पे या 50-50 मीटर पे तुमको जितनी एक्यूरेसी चाहिए, तुमको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो तुम इंटरवल छोटा रखोगे, कम एक्यूरेसी चाहिए तो तुम इंटरवल बड़ा रखोगे। तो जैसे मान लो भगवान टॉकीज से फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग तक के तुम्हें एल सेक्शन ड्रॉ करना है रोड का, कि भाई कहाँ पे मिट्टी ऊँची है, कहाँ पे नीची है। अगर हम भगवान टॉकीज से पानी छोड़े या फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग से पूरा पानी छोड़े तो वो किधर की ओर मूव करेगा, या फिर अगर हम उसका लॉन्गिट्यूडनल अलाइनमेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या है, वही बोलते हैं एल सेक्शन निकालना। तो हमने सेंटर लाइन ले लिया रोड का, और हम मान लो सपोज करो 20-20 मीटर पे हमने एक ग्रिड बना लिया कि 20-20 मीटर पे हम स्टाफ रख के रीडिंग लेते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तुमने भगवान टॉकीज पे अपना इंस्ट्रूमेंट रखा, 20 मीटर आगे स्टाफ रखा, एक रीडिंग ले ली, फिर 40 मीटर पे एक रीडिंग ली, 60 मीटर पे एक रीडिंग ली, 100 80 पे ली, 100 पे ली। ऐसे करते हुए मान लो 110 120 पे लेके गए, और उसके बाद तुम्हें अपने इंस्ट्रूमेंट से अब नहीं दिखाई दे रहा है, तो तुम क्या करोगे, इंस्ट्रूमेंट को चेंज करोगे, आगे बढ़ोगे, लेकिन सेंटर लाइन पे तुमने एक ग्रिड बना के अलग अलग रीडिंग ले ली, और उसको तुमने जैसे देखो यहाँ पे इस तरह से तुम रीडिंग लेते हुए चले गए, और इसको तुम इस तरह से ड्रॉ करोगे जो तुमने, अब तुम्हारा जैसे मान लो तुमने एक कोई इक्वली लेवल मान लिया कि चलो मान लो हमारा, जैसे जैसे मान लो तुमने 100 लेके चले थे, तो तुम्हारा आगे कहीं आया 93, फिर 94, 95, ऐसे, तो उसको उसी तरह से 90 का डिफरेंस लेके जो इक्वल ग्रेडिंग लिए ना, तो 15-15 15-15 मीटर का, वैसे तुम ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं एल सेक्शन। देखो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ना, इस तरह से, जैसे ये देखो, ये जो तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख के 23 आ रहा है ना, तुम मान लो कि जो पहला सेक्शन है 0 से 1 मान लो 20 मीटर है, 1 से 2 20 मीटर है, 2 से 3 20 मीटर है, तो तुम यहाँ यहाँ पे ऐसे रीडिंग रखते हुए चले गए, और तुम्हें इस तरह की रीडिंग मिलती हुई आ रही है। ठीक, और फिर यहाँ पे जैसे जैसे तुम्हारा रीडिंग है, वैसे वैसे तुमने उसका आरएल एक कुछ ले करके, जैसे अगर मान लो तुम यहाँ पे 100 है, तो उस हिसाब से 1 मीटर या 1.5 मीटर जो नीचे ऊपर हो रहा है, उस तरह से तुमने ड्रॉ कर दिया। देखो क्रॉस सेक्शनिंग का मतलब वही होता है कि द ऑपरेशन इज कैरिड आउट परपेंडिकुलर टू द अलाइनमेंट एट एन इंटरवल ऑफ 10 मीटर, जो भी कोई एक 10 20 30 40 50 मीटर का। क्रॉस सेक्शनिंग कहने का मतलब होता है कि जैसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन तुमने निकाला, तो अब उसके अगल बगल की रीडिंग को ले लोगे, तो तुम्हें पता लग गया कि कहाँ पे, अगर मान लो हमें एक स्लोप में रोड बनाना है, तो कहाँ पे मिट्टी की कटिंग करनी है या कहाँ पे मिट्टी की फिलिंग करनी है, उससे हमें एस्टिमेशन ऑफ अर्थवर्क के लिए फायदा मिलता है। ठीक, ये क्रॉस सेक्शनिंग हुआ, इस तरह से दिख रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग मतलब बहुत ही कम यूज होता है, एक मैथमेटिकल वर्ड है ये। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का मतलब कि अगर मान लो तुम्हें स्लोपी सरफेस है, और ये स्लोप डिस्टेंस तुम निकाल पा रहे हो, इससे तुम्हें यहाँ पे टेलीस्कोप को, मतलब ये हॉरिजॉन्टली टेलीस्कोप फिक्स नहीं है, यहाँ पे कुछ एंगल पे है, तो अगर तुम इसको, इसका स्लोप डिस्टेंस निकाल पा रहे हो और वर्टिकल डिस्टेंस निकाल लो, तो तुम एंगल की मदद से तुम इसका वो निकाल सकते हो, नॉर्मल जो तुम बचपन में पढ़े हो। जैसे देखो यहाँ पे ये तुमने इसका एस अगर मेजर कर पाए स्लोप डिस्टेंस, और तुम्हारे पास ये कितना एंगल टेलीस्कोप को तुमने मोड़ा वो है, तो तुम इसकी हाइट निकाल सकते हो, वी निकाल सकते हो एस साइन अल्फा से, है ना, ये तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है पहले।
बैरोमेट्रिक लेवलिंग बहुत ही कम यूज़ होता है, बहुत ही प्रिसाइज है। बैरोमेट्रिक कहने का मतलब इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है कि देखो जैसे जैसे तुम ऊपर की हाइट पे जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होने लगता है ना। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक मतलब तुम जितने एलिवेशन पे हो मीन सी लेवल से, उतना ही तुम पे प्रेशर का डिफरेंस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस आता है। तो अगर तुम्हें वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस तुम रिलेट कर पाओ एग्जैक्टली हाइट से, तो तुम समझ जाओगे कि तुम मीन सी लेवल से कितने ऊपर हो। और उसका ही यूज हम लेवलिंग में भी करते हैं, तो इसी को बैरोमेट्रिक लेवलिंग बोलते हैं। देखो इन दिस मेथड द अल्टीट्यूड डिफरेंस इज डिटरमाइन द मीन्स ऑफ अ बैरोमीटर। जैसे देखो जब तुम पहाड़ों पे जाओगे और ऊपर बिल्कुल हिमालयन की रेंज में जाओगे तो तुम्हें पता होगा कि ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम्हारे नाक से खून निकलने लगता है या फिर तुम्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हाइट के साथ साथ चेंज होता रहता है। Barometric leveling is based on the fact that atmospheric pressure varies inversely with the height। जब हाइट बढ़ेगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। ठीक है। इन दिस मेथड अ बैरोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, एक नॉर्मल बैरोमीटर लेंगे द डिफरेंस इन द एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स। तो देखो जैसे किसी एक पॉइंट पे बैरोमीटर लेके खड़े हुए, फिर दूसरे पॉइंट पे बैरोमीटर लेके खड़े हुए, तो उसमें प्रेशर का जो भी डिफरेंस आएगा, अगर प्रेशर मान लो बढ़ रहा है, सपोज करो प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब तुम और हाइट पे जा रहे हो। प्रेशर कम हो रहा है तो तुम कम हाइट पे जा रहे हो। तो अगर उनके बीच का तुम एग्जैक्टली रिलेशन तुम्हें पता हो कि कितना प्रेशर बढ़ता है या घटता है, तो तुम उसको बता दोगे कि हम इतनी हाइट पर ऊपर चले गए, नीचे चले गए। इसी तरह से इसका एक और, अब देखो ये बैरोमीटर में भी कौन सा मरकरी बैरोमीटर ये हो गया या एंड्रॉइड बैरोमीटर ये पढ़ ना। बैरो के अलावा थोड़ा थर्मल का भी यूज कर देते हैं हम, जिसको बोलते हैं हाइप्सोमेट्रिक लेवलिंग, कम यूज होता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कहीं पर भी, उसी हिसाब से वहां पर पानी को उबलने में उतना टाइम लगता है, जो कि चेंज हो जाता है। द वर्किंग ऑफ ए हाइप्सोमेट्रिक for determining the elevation depends upon the fact that temperature at which water boils varies with the atmospheric pressure. The boiling point of a water reduces at a higher latitude। क्या बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिड्यूस एट द हायर। देखो मीन सी लेवल से जितना ऊपर जाते जाओगे, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता जाएगा। यानी अगर मीन सी लेवल पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉयल होता था, तो हो सकता है कि हिमालय पे वो 80 डिग्री या 70 डिग्री पे ही बॉयल हो जाता हो। तो अगर तुम्हें ये पता हो कि कितने टेम्परेचर पे ये पानी गर्म हो जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इसका आ जा रहा है, तो इसको आपस में एक इंटरलिंक करते हुए भी लोग पता लगा लेते हैं कि हम कितनी हाइट पर हैं। जैसे जनरली अगर मैं बात करूं कि तुम जब पहाड़ी एरिया पे जाओगे तो तुम्हें पता हो कि पहाड़ी एरिया में जो हमारा खाना बनाना है उसमें जो लगता है टाइम, उसमें और हमारे नॉर्मल एरिया दोनों में सेम ही चूल्हे पे, सेम ही गैस पे टाइमिंग का काफ़ी डिफरेंस होता है बनाने में, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हालांकि ये बहुत ही कम यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जो पहले जनरलाइज चीज़ें हैं। हाँ, रेसिप्रोकल लेवलिंग मैंने बताया ना कि किसी एक पॉइंट में बीच में ऐसा ऑब्स्टेकल आया कि बीच की रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो जनरली वो को इस तरह से होता है। इसका कोई और इमेज नहीं है, देखो दिख रहा है ना, रिवर है, यहाँ से स्टाफ ले लिए, इसकी रीडिंग ले लिए। अब ये बी वन ई लेवल लाइन, लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन, इसको भी मैं नहीं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाले न्यूमेरिकल के बाद बताऊंगा। तुम ये समझो कि सिर्फ एक रीडिंग मान लो, बी वन ले लिए यहाँ से, फिर बी पे इंस्ट्रूमेंट सेट किए और एक की रीडिंग ले लिए और दोनों का डिफरेंस निकाल लिए, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल मेथड। ठीक। अब जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और राइज एंड फॉल मेथड,
उससे हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, हम सीधे वो पढ़ते हैं, वो मेथड क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन, चलो ये भी पढ़ा दूंगा पहले। चलो ये पढ़ ही लो, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन। देखो, बिकॉज ऑफ द अर्थ कर्वेचर जो है, हमारा जो रीडिंग में थोड़ा करेक्शन आता है, वो क्यों आता है तो इसको समझो। जैसे सपोज करो ये अर्थ है, और ये पॉइंट भी है, यहाँ पे तुमने एक बार रीडिंग ली, और यहाँ ये जो क्रॉस हो रहा है आर और सी सी के बीच में ना, यहाँ पे कोई क्रॉस हो रहा है ना पॉइंट, यहाँ पे कोई रीडिंग ली, तो इन दोनों के बीच में बिकॉज ऑफ द अर्थ कर्वेचर डिफरेंस आ जाएगा। देखो, तुमको तो लग रहा था कि हॉरिजॉन्टली रीडिंग ले रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पे कहीं हो, तो वो रीडिंग इसकी वजह से भी तो चेंज आएगा। देखो, इसको तुम ऐसे समझो, ओइंग ए लॉन्ग साइट, अगर तुम कोई लंबी रीडिंग ले रहे हो, द लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल, तुम्हारी लाइन ऑफ साइट तो हॉरिजॉन्टल है, बट द लेवल लाइन इज कर्व। तुम क्या देख रहे हो, देखो तुम इसको इस तरह से समझो। हाँ, जैसे मान लो तुम किसी यमुना नदी के किनारे खड़े हो, ठीक है, जैसे मान लो तुमने ये जो डॉट डॉट है, ये पानी भरा हुआ है। जैसे मान लो तुम यमुना नदी के किनारे खड़े हो, तुम कहीं तुम कहीं यहाँ खड़े हो, एक दूसरा लड़का कहीं यहाँ खड़ा है, तो तुमने जब इस लड़की को देखा तो तुम्हें लगेगा कि ये लड़का तो बहुत छोटा है, इसकी हाइट मेरे से तो लगेगी, लेकिन क्या जरूरी है कि उसकी हाइट से कम हो? नहीं, वो तो तुमसे इस ग्राउंड लेवल में, बिकॉज नीचे पानी भरा हुआ है यहाँ पे, तो देखो तुम इस तरह से स्लोप सरफेस पे खड़े हो, तो इस स्लोप सरफेस पे खड़े होने की वजह से वो तुमको अपने से नीचे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हाइट कम है, तो बिकॉज ऑफ द कर्वेचर, इसको अगर तुम बड़े एरिया में अर्थ के कर्वेचर की तरह इमेजिन करो, तो बिकॉज ऑफ द कर्वेचर भी तो करेक्शन आएगा। तो अगर देखो, इस बात को समझने की कोशिश करना, इसी में सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ से तुम समझ जाओगे। देखो, तुम तो सीधा देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारा टेलीस्कोप से जो लाइन ऑफ साइट है वो तो हमेशा सीधा है, लेकिन जहाँ पे तुम यहाँ पे कहीं, मान लो कहीं तुमने रीडिंग ली, और यहाँ पे दूसरी रीडिंग ली, तो इसमें तुम्हें कर्वेचर करेक्शन देने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर, तुम अर्थ का सरफेस फ्लैट नहीं है, तुम सीधा देख रहे हो। जैसे अगर तुम यहाँ से बिल्कुल सीधा देखो, तो कोई मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, लेकिन समझने को ना, तुम बिल्कुल सीधा देख रहे हो, तो इसमें तुम्हें करेक्शन देने की जरूरत पड़ जाएगी। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड लेवल लाइन इज नोन एज कर्वेचर करेक्शन। अब देखो, ये देखो यहाँ से इसको समझने की कोशिश करना। मान लो ये अर्थ है, अर्थ का कोई सेंटर है सी, तो अर्थ के सेंटर से जो ए पॉइंट है, वो कितनी दूरी पर है भाई, उसके रेडियस के बराबर, अर्थ का जो रेडियस है उसके ही बराबर होगा। और यहाँ पर दूसरा बंदा यहाँ कहीं खड़ा है, वो भी अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी पर खड़ा है, वो भी आर डिस्टेंस पे ही खड़ा है, क्योंकि अर्थ का रेडियस तो आर इक्वल है। ठीक, अगर हम बात करें कि हमें ये सी सी ही तो निकालना है, कि अगर हम तो सीधा देख रहे हैं, है ना, लेकिन वो है एग्जैक्टली यहाँ पर। ठीक, तो आखिर ये डिफरेंस कितना है, ये कितना लगाएंगे हम? तो अगर इसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, तो तुम देखोगे कि इन फिगर 2.17 ए बी कितना है, ए बी, ए बी कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो ये तुम मान लो, तुमसे कहा जा रहा है कि तुम 500 मीटर, 1000 मीटर दूर तुमने एक रीडिंग ली है, तो वो जो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है किलोमीटर में, वो तुम्हारी ए बी है। जो तुम्हें करेक्शन निकालना है, ये जो सी सी, यही तो निकालना है ना, ये तुम्हारा कर्वेचर करेक्शन है। तो देखो, अगर इसमें तुम बात करो एंगल ए बी और सी में, अगर तुम देखो,
ठीक है। एंगल ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस इसमें लगेगा कि भाई तुम्हारा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक। और बी सी क्या है, बी सी तुम्हारा है इसका रेडियस प्लस ये जो कर्वेचर करेक्शन है, यानी प्लस सी सी का स्क्वायर। ए क्या है, ये तो रेडियस ही है आर का स्क्वायर। और हॉरिजॉन्टल जो तुम डिस्टेंस ले रहे हो, जितनी दूरी पे तुम्हें रीडिंग लेनी है, वो तुम्हारा डिस्टेंस है डी इन किलोमीटर। तो ये सारी वैल्यूज को रख दिया, इसलिए सी निकालना है। सी इसको जो है वो हमारा निकल करके स्क्वायर, इसमें तो जो यहाँ पे सी सी स्क्वायर है प्लस आर स्क्वायर प्लस टू आर सी, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। ठीक है। और ये सी सी देखो, इस अर्थ रेडियस के कंपैरिजन में, भाई अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6,300 समथिंग किलोमीटर, 6,370 किलोमीटर। उसके कंपैरिजन में ये तो मीटर्स में होगा, जो करेक्शन होगा मीटर्स या हो सकता है सेंटीमीटर में हो, बहुत ही कम है। तो जब वो सेंटीमीटर में है तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो और भी कम हो जाएगा। यानी 0 पॉइंट, अगर मैं बात करूँ 0.01 का स्क्वायर करूँ तो वो तो 0.001 हो जाएगा। तो हम उसको बहुत ही छोटा होने से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और ये सी सी स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो सी सी कितना हुआ, डी बाई टू आर। और डी क्या है, दैट इज योर अर्थ का रेडियस, है ना। तो यहाँ पे अगर हम अर्थ का, सॉरी डी क्या है, जो डिस्टेंस हमने लिया है, जो डिस्टेंस जितना मेजर कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे आर जनरली सी कितना होता है, डी स्क्वायर बाई टू आर, और ये निगेटिव में होता है। ठीक। तो इसमें अगर हमने रेडियस की वैल्यू 6,370 किलोमीटर रख दी तो जनरली 0.78 स्क्वायर ये वैल्यू होती है। डी पॉजिटिव होते हैं कर्व। ठीक। तो देखो तुम ट्रू स्टफ रीडिंग ले रहे हो, देखो नहीं समझ आया, तुम उसको ऐसे समझो, तुम इस तरह कर खड़े हो, तुमको लग रहा है ग्राफ जो है वो सीधा है। एक आदमी यहाँ खड़ा है, मान लो एक आदमी यहाँ खड़ा है, तुम दोनों जब एक दूसरे को देख रहे हो तो तुम ये कर्वेचर को फील नहीं कर पा रहे हो कि तुम किसी कर्वेचर सरफेस पे खड़े हो। तुम्हें लग रहा है कि हम एक सीधे सरफेस पे खड़े हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये इतना बड़ा रेडियस है अर्थ का, और उस कंपैरिजन में हम हमारा जो डायमेंशन है, हम इसको फील ही नहीं कर पाते कि हम किसी कर्वेचर के सरफेस पे खड़े हैं। ठीक है। हमें लगता है कि हम एक फ्लैट टेरेन पे खड़े हैं, फ्लैट सरफेस पे खड़े हैं, लेकिन एग्जैक्टली तो कर्वेचर है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि रीडिंग के करेक्शन हमें क्यों देना होता है, कि जिस चीज को हम सीधा मान रहे हैं कि ये हमारी रीडिंग, अरे यार इस पे ये बोला है कि देखो जिस चीज को हम मान रहे हैं कि हम ये जो है सीधी रीडिंग ले रहे हैं, वो एग्जैक्टली सीधी रीडिंग नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम टेढ़ी रीडिंग ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये जो हमारा अगर बड़ी डिस्टेंस है तो ये हमारा डिफरेंस है यहाँ पे, यही ये डिफरेंस है सी सी। ठीक। तो ये क्या बोल रहा है कि जिसको हम ट्रू स्टाफ की अगर हम रीडिंग मानना चाहें कि एग्जैक्टली ट्रू क्या है, तो जो हमारा ऑब्जर्व रीडिंग है, मान लो ये हमने यहाँ पे देखा, ये ऑब्जर्व रीडिंग है, इसमें से अगर हम इस कर्वेचर के करेक्शन को माइनस कर दें तो एग्जैक्ट रीडिंग हमें मिल पाएगी, ट्रू रीडिंग। और रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है, भाई तुमने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा और रिफ्रैक्शन भी पढ़ा होगा बचपन में। तो रिफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो हमारी रे होती है, लाइट की रे, वो बिल्कुल सीधे के बजाय हम इस तरह से कभी कभी देखते हैं। रिफ्रैक्शन यही तो होता है ना, कि लाइट सीधे जाने के बजाय इस तरह से जाए। तो इसकी वजह भी
करेक्शन आता है। तो ये जनरली कितना होता है, ये प्लस में होता है, प्लस 1/7 d² by 2r या d² by 14r होता है। ठीक, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन करेक्शन। तो जब दोनों को कंबाइंड करते हैं तो कंबाइंड के लिए फॉर्मूला याद रखना, देखो वो आ रहा है -0.0785 d² और ये प्लस है 0.011 d²। आर की वैल्यू तुम भाई 6370 किलोमीटर। अच्छा, ये जो डी लिखा हुआ है दोनों जगह, ये हमेशा याद रखना कि इसकी वैल्यू किलोमीटर में ही रखोगे। अगर मीटर में दिया हुआ है तो उसको पॉइंट करके कि किलोमीटर में चेंज करके वैल्यू रखोगे। ये कुछ एरर्स हैं कि तुमने सही से लेवलिंग नहीं पकड़ी, बबल टिप को सेंटर में नहीं किया, इधर उधर देख रहे हो, ये तरह के इस एरर्स आ सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, दो तरह के एरर होंगे, इंस्ट्रूमेंट और पर्सनल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का कहने का मतलब कि जो तुम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वही थोड़ा गड़बड़ है। मतलब ट्यूब है तुम्हारी इफेक्ट है, वो सेंटर दिख नहीं रहा है। जो तुमने स्टाफ लिया है, स्टाफ लड़ा है, अलाइनमेंट उसका खराब हो गया है, या उसमें ग्रेजुएशन जो है वो मिड डिफेक्टिव स्टाफ है, या फिर जो तुम्हारा इधर इन परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल है वही गलत है, लेवल नहीं हो रहा है। और पर्सनल लेवल है कि तुमने रीडिंग जल्दी जल्दी में गलत पढ़ ली, या तुम स्टाफ लेके सीधा बिल्कुल नहीं कर हुए हो, ठीक है, या गलत डायरेक्शन देख रहे हो, या फिर जो तुमने लेवलिंग करी है वो इम्परफेक्ट भी है। देखो बेसिकली ये मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ RL दो हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या इसी को हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड बोलते हैं, दूसरा है राइज एंड फॉल मेथड। इन दोनों मेथड से अब हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल से ही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, और इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर मैं भी यहीं रोकता हूँ, फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करूंगा।